साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राकेश कुमार, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी। मैं अपने अनुभव और प्रैक्टिकल बैंकिंग जो मैंने किया है और देखा है बैंकों में सेवा के दौरान अपने, उस आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, सरफेसी एक्ट 2002। हम सभी साथी जानते हैं कि बैंक में ऋण वसूली एक बहुत बड़ी समस्या है। सरफेसी एक्ट क्यों आया, इसके पहले क्या व्यवस्था थी, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 आने के पहले हम सभी जो लोन अकाउंट्स हमारे थे जो खराब हुआते थे, जो हम डिफॉल्ट करते थे लोन पेमेंट हमारा, तो हम लोग सिविल सूट करते थे या गवर्नमेंट को लिखते थे। आरआरसी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू की जाती थी, गवर्नमेंट सहयोग करती थी वसूलने में। उसके बाद दौर आया डीआरटी का, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। उसमें जो 10 लाख से ज़्यादा के जो मुकदमे थे उस समय, उसमें स्पेसिफिक कोड बनाए गए। उसका यही था कि 6 महीने के अंदर में बैंक का जो विवाद है, रिकवरी संबंधी जो भी विवाद है, उसका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन वहाँ काफ़ी विलम्ब होने लगा, 5 साल 7 साल का समय लगने लगा वहाँ। तो गवर्नमेंट ने सन 2002 में एक एक्ट लाया, उसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। जो हम लोन देते हैं, इसमें बैंकर को ऋण वसूली के लिए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ये पावर मिल गया कि आप वसूली की कार्रवाई अपने जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जो आप संपत्ति बंधक रखे हैं या हिपोथेकेट किए हैं, सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी है आपके पास, उसके सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें आपका जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसके लिए आपको पावर दिए गए कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही इसका निर्धारण कर सकते हैं। आप उसको प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं कि कस्टमर से कैसे रिकवरी की जाए। ये सन 2002 में बना, इसको हम सरफेसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सरफेसी एक्ट 2002। तो सर्वप्रथम इसमें चीज़ें ध्यान देने की है कि जो खाते हमारे एनपीए होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो डिक्लेयर किए जाएंगे खाते, उन्हीं पर यह लागू होता है और पूरे इंडिया में लागू होता है, पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जब लोन देते हैं तो सरफेसी एक्ट हम लागू करें कब, जब अकाउंट एनपीओ होगा तब। जैसे ही अकाउंट एनपीओ हो, प्रैक्टिकली ये करना चाहिए कि जो अकाउंट एनपीओ हो उसकी फोटोकॉपी फाइल की, लोन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अलग से कर लेनी चाहिए और एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट, लोन डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बना लेनी चाहिए, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। उसमें जो सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट किया गया है बैंक द्वारा, उसका पूरा विवरण होना चाहिए। इक्विटेबल मॉर्गेज किया है अगर आपने, तो उसका फोटोकॉपी रखना चाहिए। उसमें सारे दस्तावेज उसमें रहेंगे जो ओरिजिनल लोन डॉक्यूमेंट्स में है, और जो आपने सरसाई में सेट्स आईडी क्रिएट किया होगा उसका विवरण उसमें रहना चाहिए, प्रूफ रहना चाहिए। क्योंकि बार बार फाइलों को रीजनल ऑफिस के स्टाफ आएंगे, सर्किल ऑफिस से स्टाफ आएंगे, हेड ऑफिस से स्टाफ आएंगे, कभी बोरोवर खुद आ जाएगा देखने के लिए, कभी खुद एडवोकेट्स आएंगे बैंक देखने के लिए, तमाम लोग आएंगे जो बार बार फाइल पलटनी पड़ती है। इसलिए एक बढ़िया ये रहेगा कि उसके लिए आप अलग से वो फाइल को डुप्लीकेट फाइल बना लें। अब इसमें बैंकर्स को क्या क्या पावर है, इसमें बैंकर को निम्नलिखित पावर दिए गए हैं। सेक्शन 13(4) में जो पावर्स बैंकर को दिए हैं, बैंकर के पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जो सिक्योरिटी है उसको वो पोजीशन में ले सकता है या सेल कर सकता है, या उस जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है बैंक में उसको वो लीज पे दे सकता है। दूसरा क्या है कि या तो इस बिजनेस, जो अकाउंट हमारा एनपीओ हो गया और रनिंग बिजनेस है उसका डिफॉल्ट कर गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया, उसका मैनेजमेंट खुद बैंक ले सकता है। फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो खुद अपने इसको मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं। इसके बाद बैंक को पावर है कि बैंक में अपॉइंट ए मैनेजर। जैसे आपने होटल इंडस्ट्री पर लोन दिया, होटल किसी पर लोन दिया, अकाउंट आपका एनपीओ हो गया, तो बैंक वहाँ अपना स्टाफ लगा सकता है, अपॉइंट कर सकता है एज ए मैनेजर। चौथे, थर्ड पार्टी के किसी व्यवसाय में हमने होटल को लोन दिया, लेकिन होटल का कुछ बकाया जो है किसी और के पास है, उस थर्ड पार्टी से भी पैसा वसूलने का पावर बैंक को, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को है इस एक्ट के अनुसार। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें कार्रवाई कैसे शुरू होगी। जैसे अकाउंट एनपीओ हो जाए, आप फाइल बना लीजिए उसके अलग से, और सर्वप्रथम शाखा प्रबंधक या जो भी हेड है वहाँ के, उनको एक बार
पूरी फाइल को देख लेनी चाहिए। जो मेन पॉइंट्स हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोरोवर्स का नाम, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, कब सिक्योरिटी चार्ज की गई, सिक्योरिटी का डिस्क्रिप्शन क्या है, लेजर बैलेंस क्या है, इत्यादि जितने भी उसके मुख्य बिंदु हैं उसको नोट कर लेना चाहिए। और बोरोवर के कॉन्टैक्ट नंबर, गारंटर के कॉन्टैक्ट नंबर, जो सिक्योरिटी है उसके डिटेल, और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो सिक्योरिटी रखी गई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, उसको हेड ऑफ द ब्रांच या हेड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बार जरूर विजिट कर ले, सिक्योरिटी को फिजिकली वो चेक कर ले एक बार कि कैसा है सिक्योरिटी, कहाँ पर सिक्योरिटी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमें सरफेसी एक्ट हम लागू करते हैं, नोटिस देते हैं या पोजीशन पे ले जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी मैच नहीं करता है जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने अपने लेजर, हमने बुक्स में इक्विटी मॉर्गेज किया है, या सरसई में जो मॉर्गेज किया है, सरसई में जो हमने एसेट्स आईडी दिया है, चार्ज क्रिएट किया है, चाहे वो वाहन के ऊपर हो, हाइपोथिकेशन हो, वकील के ऊपर हो, या लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हो, या किसी यूनिट के ऊपर हो, तो वो सब मैच नहीं करता है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बार हम उसको चेक जरूर कर लें। अब शुरुआत करते हैं कि हम कैसे शुरू करेंगे इसको। जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए होता है तो उसके 15 दिन के अंदर में हम बोरोवर को नोटिस इशू करेंगे, उसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस अब सेक्शन 13(2) सरफेसी एक्ट का सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, यह है डिमांड नोटिस। हम डिमांड करते हैं बोरोवर से कि आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है, इसका इतना रकम बकाया है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप रकम हमको नोटिस से 60 दिन के अंदर में जमा कीजिए। तो इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। हम डिमांड करते हैं अपने पैसे की कि आप दे दीजिए। हो सकता है इस 60 दिन के अंदर में बोरोवर पैसा दे दे, जो हमारा हमने डिमांड किया और रकम दे दे हमें, तो हम सरफेसी को लागू फिर नहीं करते हैं। हो सकता है बोरोवर पार्ट पेमेंट करे, तो यह केस थोड़ा सा कठिन होता है कि बोरोवर कितना पार्ट पेमेंट कर रहा है, जिससे कि हमारा खाता एनपीए से नॉन परफॉर्मिंग एसेट से परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाए। जो हमारा ओवरड्यू होगा उतना अमाउंट अगर देता है बोरोवर, तो फिर हम रीजनल ऑफिस या कंट्रोलिंग ऑफिस से बात करते हैं कि वो कार्रवाई आगे बढ़ाएं या न बढ़ाएं। जैसा निर्देश प्राप्त होता है वैसा फिर हम करेंगे। शाखा स्तर पे या अपने स्तर पे इसमें हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं क्षेत्रीय कार्यालय या सर्किल ऑफिस में, हेड ऑफिस में, उनके कंसेंट से, सहमति से ही इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अगर 60 दिन के अंदर में 13(2) का नोटिस गया, 60 दिन के अंदर में बोरोवर, अगर आप बोरोवर कुछ ऑब्जेक्शन रेज करता है, इस नोटिस के अगेंस्ट बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन अगर रेज करता है कि नोटिस के कोई बिंदु से, कोई तथ्यों से वो सहमत नहीं है, तो बोरोवर अपना रिप्रेजेंटेशन देता है बैंक को, या अथॉराइज्ड ऑफिसर जो साइन करते हैं नोटिस उनको। तो अथॉराइज्ड ऑफिसर कौन हो सकता है, नोटिस साइन कौन करेगा? तो नोटिस साइन करते हैं अथॉराइज्ड ऑफिसर। ये मिनिमम स्केल 4 के अधिकारी होते हैं बैंकों में, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जिन्हें भी अधिकृत किया जाता है वो इसको साइन करते हैं। इनको अथॉराइज्ड ऑफिसर हम बोलते हैं। तो नोटिस को साइन करने का अधिकार सिर्फ ओनली अथॉराइज्ड ऑफिसर्स को है। अगर बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन करता है नोटिस के अगेंस्ट में, तो विदिन 15 डेज, जिस दिन हमें ऑब्जेक्शन रिसीव होगा उससे 15 दिन के अंदर में अथॉराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर से उसके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देना है। रिप्लाई टू द बोरोवर विदिन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑब्जेक्शन इफ एनी। हो सकता है बोरोवर इस बीच में एक और उसको सुविधा दी गई है, बोरोवर में अप्रोच टू द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विदिन 45 डेज। सेक्शन 17 सरफेसी एक्ट का ये बोलता है, सेक्शन 17, कि बोरोवर 45 डेज के अंदर में डीआरटी में जा सकता है। तो डीआरटी में जाने से हो सकता है बोरोवर के पक्ष में फैसला हो जाए, हो सकता है बोरोवर के पक्ष में फैसला नहीं भी हो जाए। अगर बोरोवर के पक्ष में फैसला नहीं होता है तो बोरोवर में गो टू द DRAT, डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है विदिन 30 डेज। इस DRAT में जाने के लिए उसको 50% जो अपना अमाउंट है, रिकवरी अमाउंट है, उसका 50% जमा करना पड़ेगा। DRAT को पावर दिया हुआ है कि 50% अमाउंट को वो 25% तक ला सकता है। अपील में बैंक भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या जो ऋण देने वाली संस्था है वो भी जा सकती है, बोरोवर भी, दोनों जा सकता है। दोनों में से कोई जिसके सहमति नहीं होगी, जो DRAT के फैसले हैं उसके खिलाफ में, दोनों में से कोई एक जा सकता है। उसके बाद हम नोटिस कैसे सर्व करेंगे? नोटिस का कोई डेफिनेट प्रारूप नहीं है, प्रत्येक बैंक अपने हिसाब से इसको बनाए हुए हैं। नोटिस में मुख्यतः अकाउंट नंबर, बोरोवर का डिटेल,
KYC, बोरोवर का अमाउंट कितना ड्यू है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, कब से NPA हुआ और कितना अमाउंट हम लेते हैं, डिमांड कर रहे हैं, एक क्लियर लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी का ब्यौरा देना पड़ेगा। जो 60 दिन के अंदर में आप नहीं ऋण चुकाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ चार्ज है, इस डेट को चार्ज है, इस सिक्योरिटी का ब्यौरा है, वो हम पोजीशन की कार्रवाई में चले जाएंगे 60 दिन में। इस नोटिस की सूचना हम बोरोवर को बाई हैंड भी दे सकते हैं, डाक के माध्यम से भी दे सकते हैं, मेल के माध्यम से भी दे सकते हैं, या कुरियर के माध्यम से भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन जिस माध्यम से भी सूचना दी जाए उसकी प्रतिलिपि, उसकी प्रूफ बैंक के रिकॉर्ड के पास होना चाहिए। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो डाक से हम रसीद भेजते हैं, डाक भेजते हैं नोटिस का, उसका जो काउंटर फाइल मिलता है या जो प्राप्ति की रसीद मिलती है डाकखाने से, वो अक्सर हम लोग कहीं रख देते हैं, वो मिलता नहीं है समय पे। क्योंकि जब मामला न्यायालय में जाता है तो ये पूछा जाता है कि क्या आपने नोटिस सर्व किया है, नहीं किया। तो नोटिस सर्व करना इंपॉर्टेंट है, उसकी प्राप्ति भी इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस भेजने की जो हमारी सबूत है, उस सबूत को हमको अपने फाइल जो हमने बनाया है उसके फाइल के पीछे चिपका देना चाहिए या उसमें संजो कर रखना देना चाहिए कि हमने दिया। मेल किया है तो मेल का प्रूफ रख लेना चाहिए कि हमने मेल से भेजा, इनको कुरियर से भेजा तो उसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ ही मस्ट है। तो इसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर साइन करेंगे नोटिस को, जो स्केल 4 से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। अगर 60 दिन के अंदर में बोरोवर नहीं चुकाता है लोन तो हम पोजीशन की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो हम पोजीशन संपत्ति को, जो हमारा चार्ज संपत्ति है बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको आप अधिकार करते हैं कि वह संपत्ति हमारी हो गई है। इस बोरोवर अब संपत्ति को न किसी से बेच सकता है, न किसी से सौदा कर सकता है, न किसी को ट्रांसफर कर सकता है, रुक लग गई उसके ऊपर। अब बोरोवर जो है पोजीशन के लिए हम बैंक के जो अधिकारी उस संपत्ति के, जहां संपत्ति है वो मकान हो या वकील है, हम जाते हैं। अगर मान लीजिए मकान है, बिल्डिंग है या यूनिट है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो हम वहाँ नोटिस को, पोजीशन नोटिस को चस्पा करते हैं या उनको बाई हैंड रिसीव करा देते हैं। उस समय ऑथराइज्ड ऑफिसर और बैंक के स्टाफ भी रहते हैं। बेटर ये होता है कि आप इसकी सूचना पहले पुलिस को दे दें कि भाई ये हम लोग इनके संपत्ति को आज पोजीशन लेने जा रहे हैं और इसमें आप शासन को इसकी जानकारी दी जा रही है। आप चाहें तो बाई हैंड दे सकते हैं उनको, या उनके दीवार पे, घर पे, ऐसे जगह पे चिपका सकते हैं पोजीशन नोटिस की संपत्ति अब बैंक के अधीन है, बैंक की संपत्ति है, इसका कोई खरीद बेच नहीं कर सकता, ये ऋण नहीं चुकाने के कारण ऐसा हुआ है। उसकी फोटोग्राफी जरूर कर लीजिएगा और फोटोग्राफी को प्रूफ के साथ अपने फाइल में लगा लीजिएगा। लेकिन जिस दिन हम संपत्ति को पोजीशन लेंगे, सांकेतिक भी हो सकता है ये, या एक्चुअल भी हो सकता है। सांकेतिक का मतलब कि हमने चस्पा कर दिया उसको, उसमें मकान में रह रहा है कोई भी, हम उसको निकालने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअल का मतलब होता है कि जब हम उसमें सब मकान पूरा खाली करा दें उससे हम, तब उसको अपने ताला चाबी लगा लें बैंक का कि भाई पोजीशन ले लिया हमने। तो इसमें दोनों तरह का हो सकता है पोजीशन। अगर पोजीशन के समय विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, अपने पूर्ण बुद्धिमत्ता का, पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करना है काम। जो हम संपत्ति को पोजीशन में लेंगे, जो सिक्योरिटी को हम पोजीशन में लेंगे, उसको पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर में 2 अखबारों में, 2 न्यूज़पेपर में इसकी सूचना देनी पड़ेगी और बोरोवर को भी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी कि आपकी संपत्ति को ये पोजीशन ले लिया गया। 2 अखबारों में से एक लोकल लेवल का अखबार होगा, स्थानीय अखबार होगा, और जिसकी सूचना स्थानीय भाषा में दी जाएगी। सपोज कीजिए कि आप तेलुगु भाषा के क्षेत्र में कोई संपत्ति ले रहे हैं पोजीशन, तो तेलुगु अखबार में तेलुगु भाषा में लिखा होना चाहिए उस संपत्ति का ब्यौरा या पोजीशन का नोटिस। तो 7 दिन के अंदर में 2 अखबारों में इसकी जानकारी देनी आवश्यक है। अगर संपत्ति के हमने पोजीशन ले लिया प्रॉपर्टी का, फिर बोरोवर आ गया कि नहीं साहब हम पैसा जमा करना चाहते हैं, तो ये बैंक में अपने उच्च अधिकारियों के साथ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके हम रिकवरी की प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम रिकवरी हो जाए और हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जैसा संकेत आएगा उस तरह से हम उसका पालन करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है रिकवरी करना ही हमारा उद्देश्य है। अगर रिकवरी विदा सेल प्रॉपर्टी के हो जाए तो और अच्छी बात है। अब पोजीशन हमने ले लिया, पोजीशन लेने के बाद
हम सेल की कार्रवाई शुरू करते हैं। जो संपत्ति का हमने पोजीशन लिया है उसको हम बेचने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसे सेल नोटिस के लिए जरूरी है 30 डेज नोटिस। बोरोवर को हम नोटिस देंगे कि आपकी संपत्ति सील की गई है, जो संपत्ति पोजीशन लिया गया है और जो बैंक ने अपने अधिकार में लिया है, ऋण नहीं चुकाया, अपने अकाउंट एनपीए हो गया, ये चार्ज सिक्योरिटी है बैंक में, तो उसका वैल्यूएशन कराएंगे एज पर बैंक नॉर्म्स। जो भी पॉलिसी होगा वैल्यूएशन नॉर्म्स हमारा होगा, वैल्यूएशन पॉलिसी जो बैंक की होगी उसके अनुसार से हम उसका वैल्यूएशन कराएंगे और एक रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे। वैल्यूएशन 2-3 तरह से होती है। एक तो मार्केट बेस होगा, मार्केट प्राइस क्या है उसके हिसाब से। दूसरा गवर्नमेंट का वैल्यूएशन क्या है उस हिसाब से। तीसरा है डिस्ट्रेस्ड वैल्यू क्या होगी, मैं अचानक उस प्रॉपर्टी को बेचूं तो कितना पैसा मिलेगा। हम जल्दीबाजी में बेचना चाहते हैं, जल्दीबाजी का मतलब कि हम तत्काल बेचना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो बैंक को कितना मिलेगा। तो इसमें एक रिजर्व वैल्यू फिक्स कर जाती है, रिजर्व वैल्यू प्रॉपर्टी की, कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे। उसको आरक्षित मूल्य बोलते हैं। उस आरक्षित मूल्य की जानकारी हम बोरोवर को भी देंगे। जो हमारा बोरोवर है, डिफॉल्टर है, जो एनपीए अकाउंट हो चुका है, उसको हम इसकी जानकारी देंगे। तो सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी हमारा इमूवेबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, दोनों तरह की सिक्योरिटी है हमारे पास। इसको हम वैल्यूएशन कराएंगे और फिर एक प्राइस, रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे। इस प्राइस से नीचे हम बैंक आपका प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा और इसकी जानकारी हम बोरोवर को देंगे। फिर हम सेल को कैसे करें? सेल 2 तरह से हो सकता है। एक तो प्राइवेट टीटी से हो सकता है, दूसरा ऑक्शन के माध्यम से, पब्लिक ऑक्शन करेंगे हम। तो हर बैंक के वेबसाइट पे अपना पब्लिक ऑक्शन के लिए बना हुआ है, तो हम उसको डालेंगे या अखबारों में देंगे हम कि ये अमुक प्रॉपर्टी का विवरण निम्नलिखित है, ये खाता नंबर है, इतना ब्याज बकाया है, इनकी संपत्ति है और इसको हम नीलाम करने जा रहे हैं, पब्लिक ऑक्शन के लिए जा रहे हैं। इसका रिजर्व प्राइस ये है और उसमें जो बोली लगेगी, जो बिड लगेगा, जो आमंत्रित जो लोग आएंगे संपत्ति खरीदने के लिए, वो संपत्ति के लिए अपना दाम लगाएंगे। एक डाक बोलेंगे ये हम इतना में संपत्ति ले जा सकते हैं। जो तो हाईएस्ट बिडर जो होगा, जो अत्यधिक मूल्य देने वाला हमारा जो होगा, उसको हम संपत्ति के लिए बेचने के लिए राजी होंगे और उसको सेल कंफर्म करेंगे। तो सेल कंफर्म करने के पहले जिसका जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको टोटल जो बिड होगा, बिड अमाउंट, उसका 25% इमीडिएटली जमा करना होगा। लेटेस्ट बाई नेक्स्ट वर्किंग डे उसको जमा करना होगा। जब वो 25% राशि जमा कर देगा तो हम उसको सेल को 30 दिन के अंदर में कंफर्म कर देंगे कि अब आपका सेल, एक प्रॉपर्टी का ऑक्शन आपको हम कंफर्म कर रहे हैं। रेस्ट जो बैलेंस अमाउंट होगा 75%, वो जो हाईएस्ट बिडर है, बायर जो होगा एसेट्स का, वो विदिन 15 डेज वो जमा कर देगा। तो जो हमें रकम मिलेगी सेल से, उसको हमें किसी नॉमिनल अकाउंट में रखना है, लोन अकाउंट में नहीं डालना है। अक्सर ये देखा गया है कि हम लोन अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, तो लोन अकाउंट में पैसा डालने से फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट नहीं हो पाता है, या बोरोवर पूरा, या जो बीडर है पूरा पैसा नहीं जमा करना होता है, तो फिर वापस नहीं कर पाते पैसा हम। तो हम अच्छा यह होगा कि हम किसी नो फ्रिल अकाउंट में उसको डालें पैसे को। जब समस्त रकम आ जाए तो हम उस लोन अकाउंट में हम जमा करके प्रॉपर्टी को रिलीज कर दें, जो बीडर है, जो परचेजर है, उसके फेवर में। तो इसके लिए जो हमारा एक लोन अकाउंट है उसमें रकम डालने की आवश्यकता नहीं है। जब पूर्ण रकम आ जाए तो उसमें हम डालेंगे। लोन अकाउंट में अगर बोरोवर ने या बीडर ने पूरी रकम जमा कर दी, जो सिक्योरिटी था उसको खरीद लिया किसी बीडर ने, तो विदिन 6 मंथ उसके द्वारा जो रकम जमा की गई है उसके 6 महीने के अंदर में बैंक को उसका फिजिकल पोजीशन देना आवश्यक है। अदरवाइज पैसा उसको बीडर को वापस कराना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीडर को 6 महीने के अंदर में पैसा वापस करना पड़ जाएगा अगर हम उसको पोजीशन नहीं देते हैं तो। इधर सरसई में जो हमें मालूम है कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया जो सरसई का स्थापना की गई है, उसमें हमारे मूवेबल इमूवेबल सिक्योरिटी जो भी होगा उस पर चार्ज क्रिएट करना आवश्यक है। अगर चार्ज उसमें नहीं है सरसई में तो हम सरफेसी लागू नहीं कर सकते हैं। एक और बात इसमें कि सरफेसी कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, किन किन कंडीशन में लागू नहीं होता है। तो निम्नलिखित कंडीशंस में सरसई, निम्नलिखित सर्कमस्टांसेज में सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। सर्कमस्टांसेज अंडर विच सरफेसी एक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। नंबर 1, लोन आउटस्टैंडिंग अप टू 1 लाख। अगर 1 लाख तक की रकम हो, एनपीए अकाउंट हो जाए
अप टू 1 लाख का एनपीए अकाउंट में हम सरफेसी लागू नहीं करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड अगर हमने सिक्योरिटी में ले रखा है तो एग्रीकल्चरल लैंड को हम सिक्योरिटी में रखे हैं, उस पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं हो सकता है, इसको हम बेच नहीं सकते हैं। तीसरा, अगर किसी लोन अकाउंट एनपीओ हो जाए तो उसका सैंक्शन लिमिट का 80% सैंक्शन लिमिट और इंटरेस्ट का 80% बोरोवर ने पे कर दिया है, रेस्ट अमाउंट 20% बचता है जो एनपीओ हो रहा है, तो उस केस में हम सरफेसी एक्ट लागू नहीं करते हैं। वेयर द सैंक्शन लिमिट एंड इंटरेस्ट का 80% इज पेड एंड लेस देन 20% आउटस्टैंड कर रहा है, वहाँ हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। जहाँ सरसाई चार्ज नहीं है वहाँ हम सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। जहाँ लिमिटेशन पीरियड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एक्सपायर्ड, वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। सिक्योरिटी चार्ज नहीं है बैंक में, हमने सिक्योरिटी ले लिया लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में चार्ज नहीं शो किया, उसमें अपना बैंक का इंटरेस्ट चार्ज नहीं है उस सिक्योरिटी के ऊपर, तो वहाँ हम सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं। ये मुख्य बातें हैं। सेल एसेट्स जो करेंगे, मिनिमम 2 पब्लिक टेंडर्स मंगाएंगे, पब्लिक टेंडर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। मिनिमम नोटिस पीरियड 30 डेज का देंगे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को कि भाई आपका सेल करने जा रहे हैं। रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे। ये विधियां हैं कि हम सरफेसी एक्ट लागू कर सकते हैं। इसे बहुत ध्यान देने की बात है कि किसी भी एक्ट का कभी भी बोरोवर के नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए। हम जब भी नोटिस देंगे प्रूफ रखेंगे, जब भी पोजीशन लेके उसको जानकारी में देंगे, रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे उसके जानकारी में देंगे बोरोवर के, रिजर्व प्राइस का जो पेमेंट जो फिक्स करेंगे उसकी जानकारी उसको देंगे, और लास्ट में जब रिजर्व प्राइस का पैसा आ जाएगा तो हम सिक्योरिटी को जो हमारा बिडर है उसको हम जाकर रजिस्ट्री कर देंगे। ये स्केल 4 ऑफिसर जो साइज ऑफिसर कहे जाते हैं, इनके देख रेख में होता है। इतना प्रैक्टिकली मैंने देखा है करते हुए, मैंने खुद किया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप समस्त हमारे साथी इसका जरूर ध्यान रखेंगे। इन नियम बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये एक्ट है, एक कानून है सरफेसी एक्ट भारत सरकार ने जो लागू किया। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ड्यूज को कैसे रिकवरी कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।